हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होने वाली है यूपी की, उसका जो है सॉल्व पेपर करा रही हूँ चैनल पर, जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं जो परीक्षा देने जा रहे हैं। मोस्टली सभी को पता है कि जो आपका सामान्य ज्ञान का पेपर होता है उसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं, और वह सामान्य ज्ञान से जो आपके प्रश्न लिए जाते हैं आपकी यूनिट में से उठाए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, आपकी यूनिट 6 यूनिट है आपकी सिलेबस में, और 6 यूनिट में बहुत सिलेबस भी है, साथ में अलग अलग कंटेंट डाले हुए हैं और सिलेबस के उसमें। तो दोस्तों, वहाँ से जो 30 क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो हो सकता है आपके जो ओल्ड क्वेश्चंस पेपर हैं जो सॉल्व पेपर में लेकर आई हूँ वहाँ से आपके क्वेश्चंस बन जाएं। तो इन जो आपको मैंने करा रही हूँ ये सारे सॉल्व पेपर, इनको आप ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है जो क्वेश्चंस आप यहाँ देखें आपकी आगामी परीक्षा में भी इन प्रश्नों से आपको हेल्प मिल जाए। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि जब भी आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे जब आप सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, जो चैनल पर पुराने हैं या पहले से जुड़े हुए हैं वो जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि आपके द्वारा ही यह कंटेंट उन स्टूडेंट तक भी पहुंचेगा जो UPHESE की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, एक जानकारी और है, आज से चैनल पर आपको जो है टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पर क्या है, सारी PDF मिल जाएंगी, जितना भी कंटेंट अभी तक आपको UPHESE से संबंधित कराया है वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा आप वहाँ से अपनी PDF ले सकते हैं अपने कंटेंट की। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका पहला प्रश्न है, इधर देश के नाम है और इधर जो है ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में प्राप्त कुल पदकों की संख्या है। जो ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे और जिन्होंने जो जितने पदक संख्या प्राप्त की थी इन देशों ने, उनकी इधर संख्या है, ये मैचिंग करना है। तो आपका इसका उत्तर पहले बता देते हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा D, 3 4 1 2। ठीक है, 3 4 1 2 इसका उत्तर हो जाएगा। तो मिलाइए इसको। इंग्लैंड जो है 174 और कनाडा के 82 थे, ऑस्ट्रेलिया के जो 137 थे, और भारत ने कितने लिए थे 64। तो कहाँ के गेम थे ये, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल से प्राप्त कुल पद की संख्या यहाँ पर बताई गई है, और यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल है, इसको आप आराम से पढ़ लेना। और देशों के बारे में भी है, इसकी पूरी जानकारी है यहाँ पर। वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो स्कॉटलैंड में 23 जुलाई से 23 अगस्त 2014 के मध्य आयोजित हुए थे। फिर यहाँ से पूरी जानकारी यहाँ से पदक की आप उठा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह चर जिसका हम औसतांक यानी कि माध्य तथा मानक विचलन निकाल सकते हैं वह निम्नलिखित में किस मापनी द्वारा मापे जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आपका शोध से लिया गया है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि आपकी 6 यूनिट है और 6 यूनिट में अलग अलग जो है आपका डाले गए हैं यूनिट में। तो जैसे कि आपका नेट का भी सिलेबस होता है, वहाँ पर यूनिट आपकी 10 है, लेकिन यहाँ पर 6 यूनिट है। लेकिन जो आपका नेट का सिलेबस है वो 10 यूनिट में अलग अलग उसमें पार्ट में डाला गया है, लेकिन यहाँ पर एक ही यूनिट में 4 जो है टॉपिक डाल दिए गए हैं, जिससे क्या है आपको तैयारी वैसी ही करनी है जैसे कि आप नेट की करते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो है आपके 50 प्रश्न आते हैं, लेकिन यहाँ 30 प्रश्न है, कंटेंट थोड़ा सा सेम ही है आप लोगों का। चलिए अगला प्रश्न देखकर उत्तर देख लीजिए। अगले प्रश्न का आपका उत्तर है C, अंतराल मापनी कहा जाता है या अंतराल मापनी द्वारा मापे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। ये आपका ICT से प्रश्न है, तो देख लीजिए इसमें कौन सा सही नहीं है। तो आपका इसमें C सही नहीं है। CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है, यह सही नहीं है। ये जो है क्या करता है, न कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता हैं। गीत गोविंद के कौन रचयिता हैं, यहाँ पर इसको बताना है। ये आपका GK से प्रश्न बन जाता है। तो गीत गोविंद के जो रचयिता हैं सभी को पता है कि जयदेव जी हैं। चलिए आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है, प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी कहाँ पर स्थित है? तो इसके बारे में आपको बताना है। इसका आपका उत्तर हो जाएगा डी, भूमध्य रेखा के उत्तर में। इसको नोट डाउन जरूर करें प्रश्न को। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल दी गई है, आप इसको आराम से पढ़ना। अगला प्रश्न देख लीजिए, जब सरकार की वर्तमान आय अपना मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? वर्तमान जो आय होती है लेकिन खर्च ज़्यादा हो रहा है और आय कम हो रही है तो क्या होता है, फिर क्या कहा जाता है उसको? उसको कहा जाता है राजस्व घाटा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों ये वाला प्रश्न जो मैंने आपको कराया है अर्थव्यवस्था में, वहाँ पर भी ये प्रश्न आपका है, ठीक है दोस्तों। जो मैंने आपको कंटेंट कराए हैं आपके टॉपिक से लेकर, तो उनको भी आप ज़रूर पढ़ें क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चंस जो आपके बन रहे हैं एग्ज़ाम में, मैं देख रही हूँ कि जो शॉर्ट पेपर मैं आपको करा रही हूँ और जो टॉपिक आपके मैं सिलेबस के करा चुकी हूँ वहाँ से प्रश्न ज़रूर आ रहे हैं। तो उन टॉपिक्स की वीडियोज़ आप ज़रूर देखें, वहाँ पर मैंने डिटेल में भी समझाया है और साथ में आपके MCQ भी कराए हैं। चलिए प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। सातवें का आपका उत्तर हो जाएगा 1976, ठीक है। ये शायद ऊपर वाले प्रश्न का उत्तर आपका रह गया था, हाँ ये हो चुका आपका। इसका डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रश्न था आपका, मूलभूत कर्तव्य को संविधान में किस वर्ष समाविष्ट किया गया था? जो मूलभूत आपके कर्तव्य हैं उनको सब कब शामिल किया गया था? तो सातवें का आपका मैंने बता दिया 1976 में। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। गुजरात की राज्य की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ। प्रथम जो है क्या है, ये आपके यूपी के भी मैंने कराए हैं, ठीक है। इसका उत्तर देख लीजिए। गुजरात की जो प्रथम मुख्यमंत्री थी कौन थी? इसमें मुझे लगता है सभी को इसका उत्तर पता होगा। क्या उत्तर होगा जो इसका? उसका उत्तर होगा आनंदीबेन पटेल, ठीक है। पहली मुख्यमंत्री बनी थी, महिला मुख्यमंत्री। यहाँ पर इनकी डिटेल है, आगे देख लीजिए। प्रश्न, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2014 का खिताब किसने जीता? 2014 के बारे में बताना है, यह खिताब किसने जीता था? तो यहाँ पर इसकी डिटेल है, आप इसकी डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर आपके। जब जनसंख्या की प्रकृति जिनसे नमूने लिए जाते हैं सामान्य नहीं कही जाती, आंकड़े विश्लेषित किए जाते हैं। तो ये बताना है कि जब जनसंख्या की प्रकृति जिनसे नमूने लिए जाते हैं सामान्य नहीं कही जाती है, आंकड़े विश्लेषित किए जाते हैं। ये प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ें और इसको समझें, तब इसका आंसर लगाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन पैरामीट्रिक सांख्यिक द्वारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसका थोड़ा डिटेल है यहाँ पर। जब संख्या की प्रकृति जिनसे नमूने लिए जाते हैं सामान्य नहीं कही जाती, नॉन पैरामीट्रिक सांख्यिक द्वारा आंकड़े विश्लेषित किए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। साइट का अर्थ है सिस्टम फॉर इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो इसमें बताना है कौन सा आपका इसका उत्तर हो जाएगा। इसका बी उत्तर है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसको आप नोट जरूर करें, ये आता है एग्ज़ाम में, ठीक है, ज़रूर आता है। तो आप 90% ना मान के चलें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती है? पर्यावरण से लिया गया है प्रश्न आपका। चलिए देख लीजिए इसका उत्तर क्या होगा कि कौन सी जो है अधिक संभावना होती है। तो अकाल और बाढ़ से, ठीक है। जो अकाल और बाढ़ आती है उससे मनुष्य को ज़्यादा खतरा होता है। प्राकृतिक खतरा जो होते हैं उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, किसको? मनुष्य को। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण बहिर्प्रवास का महत्वपूर्ण कारक है? भारत में ग्रामीण बहिर्प्रवास का क्या है कारण कि यहाँ पर भारत में जो है बहिर्प्रवास हो रहा है? तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इससे। मुझे लगता है ये आंसर तो अधिकतर बच्चों को पता ही होगा कि बेरोजगारी के कारण क्या होता है, बहिर्प्रवास होता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक असंवैधानिक सभी को मुझे लगता है पता ही होगा इस शब्द का अर्थ। तो बताना है कौन सी नहीं है, बताना है, ये नहीं बता रहा है कौन सी है। तो इसका मतलब 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक नहीं है, बाकी जो हैं संवैधानिक हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी,
योजना आयोग। योजना आयोग कैसी है, यहाँ पर इसको आप डिटेल में पढ़ें, यह कैसी संवैधानिक नहीं है। आगे चलते हैं, कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। ये प्रश्न आपका जो है, हमने जो जीके के आपके प्रश्न कराए वहाँ पर इसको देखिए, इसका उत्तर आपको मिलेगा कान्हा राष्ट्रीय पार्क का। इसका खुद उत्तर लगाइए, अभी मैंने कराए थे लास्ट टाइम, अभी ये वीडियो में मैंने डाला हुआ भी था प्रश्न आपके। चलिए आगे चलते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ था। ये प्रश्न भी आपको मैं करा चुकी हूँ, कहाँ पर, अगर कुछ याद हो तो ये मैं आपको जो है, जो आपके संविधान वाली वीडियो है उसमें ये मैं करा चुकी हूँ। एजुकेशन का भी उसमें पार्ट था थोड़ा सा, तो वहाँ पर ये हो चुका है। वैसे शिक्षा वाले में भी है ये। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर डिटेल है, आप इसको देख सकते हैं। परिकल्पना का तात्पर्य है, कहाँ से है प्रश्न, पता है आपको दोस्तों। अगर आपको इतना भी पता रहता है ना कि प्रश्न कौन सी यूनिट से है, क्या टॉपिक है, तो आप प्रश्न आधा सॉल्व कर लेते हो, क्योंकि वो वही आइडिया लगा सकता है जिसने पढ़ा हो, जिसने सारे कंटेंट जहाँ सारे कंसेप्ट अपने क्लियर किए हों। क्योंकि कंसेप्ट आप क्लियर करते हैं तभी आप आइडिया लगा पाते हैं कि ये प्रश्न हमारी कौन सी यूनिट से है। और क्या होता है, जब आपको यूनिट पता चल जाती है, टॉपिक तो आप पढ़कर आए ही होते हैं एग्ज़ाम में, उससे क्या होता है आपको पता चल जाता है कि यहाँ उत्तर ये हो सकता है। तो जो है अपने जो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कीजिए, जिससे आप थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कहाँ से प्रश्न। किसी बच्चे को तो पता ही नहीं रहता है कि प्रश्न कौन सी यूनिट से है, कौन से टॉपिक से है, या कौन से उससे लिया गया है। चलिए देख लीजिए इसका उत्तर। परिकल्पना का जो तात्पर्य है, संभावित उत्तर। ठीक है, हम परिकल्पना करते हैं किसी चीज़ की तो हम उसकी संभावना लगा लेते हैं कि ऐसा, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है। यहाँ पर इसका पूरा डिटेल दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। भारत में लिंग भेद अनुपात है, ये लास्ट टाइम ही मैंने आपको कराया है। जो भारत का मैंने आपको भूगोल वाली वीडियो दी है, भारत और विश्व का भूगोल, वहाँ पर ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई है। लिंग भेद सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए वहाँ पर उस वीडियो में जाकर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाइए, UPHESC की प्ले लिस्ट बनी ही है, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिलेंगी। साथ ही मैंने आज आपको बता दिया है कि टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप जो है आराम से वहाँ से PDF भी उठा सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न आपको जो है भूगोल, विश्व और भारत के भूगोल में इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर देखिए जाकर, यहाँ पर डिटेल भी है इसकी, लेकिन आपको और भी प्रश्न इससे संबंधित देखने तो वहाँ आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक्सेल का प्रयोग होता है। एक्सेल का प्रयोग कैसे होता है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका उत्तर। मुझे लगता है कि कंप्यूटर जो है आजकल तो आप बिना पढ़े भी इसकी नॉलेज हो जाती है, तो आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा, C, प्रदत्त विश्लेषण के लिए। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर डिटेल है, इसको आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से जुड़ा है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है आपका दोस्तों, इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1942। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर इसकी डिटेल है। दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, जितनी भी मैंने आपको सॉल्व पेपर करा रही है तो आपके सॉल्व पेपर हैं, लेकिन जितने भी MCQ बेस मेरे पेपर्स हैं, जितने भी मैंने आपकी प्लेलिस्ट बना रखी है, उनको ज़रूर करिए। क्योंकि जब मैं आपके अनसोल्व कराती हूँ 2014 पहले 19 कराया, फिर 18 कराया, आज मैं 15 का लेकर आई हूँ आपके लिए पेपर, तो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं जो मैंने करा चुकी हूँ पेपर, वहाँ से ही आ रहे हैं आपके प्रश्न। तो 21 का आपका उत्तर हो जाएगा C, 1951। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर इसका पूरी डिटेल है। अगर आप संविधान के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पूरी डिटेल के आपकी वीडियोस मिल जाएंगी। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो बताइए कौन है इसके एम्बेसडर। तो इसके एम्बेसडर हैं दीपिका पादुकोण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर इसको देख सकते हैं आप। पैडागोजी किससे जुड़ा हुआ है, बताइए पैडागोजी किससे जुड़ा है। सभी को पता है, अगर आपने ये वाला जो है टॉपिक अपना क्लियर कर लिया है कौन सी यूनिट में है, तो पता चल जाएगा आपको किससे संबंधित है ये। तो पैडागोजी आपके पठन पाठन शिक्षण कार्य से। चलिए आगे चलते हैं, पैडागोजी जो है ICT से क्या अर्थ है, बिल्कुल सही है, आपके इसमें ICT का टॉपिक है, लेकिन सीधा सीधा इन्होंने ICT के ही बारे में C का अर्थ आपसे
पूछ लिया है क्या है इसका अर्थ। तो मुझे लगता है ये तो सभी को पता होगा। सी का मतलब संचार, आई का मतलब क्या होगा, टी का मतलब क्या होगा, सी का मतलब क्या होगा। इन सब के तीनों के मतलब आपको पता होना चाहिए या अर्थ पता होने चाहिए। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और यहाँ पर सी का संचार, इन्फॉर्मेशन का क्या है बताइए, टेक्नोलॉजी का क्या है, इसका भी आपको हिंदी में पता होना चाहिए। मैन वैन, ये मैंने आपको बता रखा है मैन वैन क्या होता है, ठीक है। मैन का अर्थ लगाइए क्या है, मैन की फुल फॉर्म क्या बैठेगी, मैन का अर्थ क्या है बताइए जल्दी से। भारत में कौन सा राज्य कॉफ़ी का उत्पादन करता है, ये भी प्रश्न आपको मैं करा चुकी हूँ। कहाँ, विश्व और जो भारत का आपका भूगोल है वहाँ पर करा चुकी हूँ। करिए इसका उत्तर, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। वैसे तो प्रश्न बिल्कुल सेम वही आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो हमने आपको वीडियो करा चुके हैं, आपके कंटेंट की, आपका कंसेप्ट की क्लियर कर चुके हैं, वहाँ से ये प्रश्न एज इट आ गए हैं। तो इसका आपका उत्तर बता देती हूँ। वैसे बेलगांव ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखिए उन वीडियो को, वहाँ से आपका बिल्कुल कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर डिटेल भी है और आपके एमसीक्यू भी है, और कम से कम 150 से नीचे कहीं भी किसी भी प्लेलिस्ट में नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। CBTT किस प्रकार के करों के साथ जुड़ा रहता है। अच्छा प्रश्न है, जरूर नोट डाउन करें। तो 28 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, आयकर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, इसका यहाँ डिटेल है, इसको आराम से आप पढ़े ना, इसका पॉज कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़िए। भारत संसद के निचले सदन की अध्यक्षता कौन करता है, ये भी प्रश्न आपका हो चुका है, उत्तर लगाइए कौन करता है, अध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, लास्ट प्रश्न। जैसा कि आपको बताया था कि आपके जो हैं सॉल्व जो पेपर आता है उसमें 30, आपका जो एग्ज़ाम में पेपर आएगा उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे सामान्य ज्ञान से, और ये आपके सॉल्व पेपर में करा रही हूँ। टोटल 30 क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है। तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। प्रथम मुख्यमंत्री सभी को पता है, ये राज्य अभी बना है तेलंगाना, तो इसके प्रथम मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, ठीक है। के चंद्रशेखर राव इसके प्रथम मुख्यमंत्री हैं। और इनका कार्यकाल 2 जून से 6 सितंबर 2018 तक रहा, नोट कर लीजिए। 2 जून से 2014, पहले इसको रफ करते हैं, पहले 2 जून से आपका 2014 तक रहा, और 2014 से 6 सितंबर 2018 तक रहा। और 2018 में हुए जो विधानसभा चुनाव, ये पुनः मुख्यमंत्री यानी कि दोबारा इनको मुख्यमंत्री चुन लिया गया के चंद्रशेखर राव को। तो इस प्रकार से आपकी 30 क्वेश्चंस का जो सॉल्व पेपर था सॉल्व हो चुका है। ये 2015 का पेपर था, और 2015 में आपको बता दें कि 4 शिफ्ट में ये पेपर हुए थे। तो ये आपका जो पेपर था चतुर्थ यानी कि 4th शिफ्ट का था, ठीक है। 4th शिफ्ट का आपका ये पेपर था। तो आप दूसरे पेपर 2015 के ही आपके आएंगे, तीन शिफ्ट और के पेपर आपको दूंगी अगली वीडियो में। तो अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक एंड शेयर करिए, और इसी तरह की जो कंटेंट है और जो न्यूज़ हैं उसके लिए हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए।